हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कहानियां बाय निखिल। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी घोस्ट स्टोरीज और भूत प्रेतों की कहानियां सुनने मिलेगी। सारी की सारी कहानियां जो है इंटरेस्टिंग रहने वाली और यूनिक भी। वैसे ही आज की कहानी जिसका नाम है 12वीं डैम का धाबा, उसका तीसरा भाग मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। और जिन दर्शकों ने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले वो पार्ट्स देखिए, उसके बाद आप तीसरा पार्ट देखिए। और तीसरे पार्ट में इस कहानी का अंत होने वाला है। इसका मतलब ये तीसरा पार्ट जो है आखिरी पड़ाव है इस कहानी का, जिसके अंत में आपके जितने भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते इस कहानी को। वंस अपॉन अ टाइम। ये सारे हादसों के पीछे की कहानी समझने के बाद अभी एक ही सवाल बाकी था कि इस समस्या का निवारण कैसे करें। और उसका जवाब देते हुए उस बाबा ने उस रात के सन्नाटे में उस कार के अंदर कहा कि कुछ भी करके इस समस्या का निवारण हमें कल के रात को ही करना होगा। ये सुन के राजू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट नाइट जो रहती है वो 24 दिसंबर की रात रहती है। और 24 दिसंबर की रात को बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं। और इतने सारे लोगों के बीच में और इतने सारे भीड़ के बीच में वो भूत प्रेत और आत्मा को भगाने का कार्य और विधि कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न राजू को पड़ चुका था। और राजू कतई नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, नहीं तो उसके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। बट बाबा जी इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि कुछ भी करके कल के रात को ही, मतलब 24 दिसंबर के रात को ही इस समस्या का निवारण हमें करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में किसी एक की मौत निश्चित है। ये सुन के हम सारे लोग हैरान हो जाते, सारों के होश उड़ जाते। राजू बहुत ज़्यादा टेंशन में जाते। हम हैरान होने के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि 24 तारीख की रात को हम भी वहाँ पे जाने वाले थे और हम पहली बार ऐसी कुछ कार्य और विधि विटनेस करने वाले थे खुद की आंखों से, जो भूत प्रेत भगाने का कार्य जिसमें इन्वॉल्व है। 24 दिसंबर के सुबह से ही हमारे मन में उस रात का, उस शाम का इंतज़ार था जब वो विधि होने वाली थी। हमारे मन में बहुत ज़्यादा बेसब्री थी, बट वो बेसब्री हमसे संभाली नहीं जा रही थी। इसलिए दिन के उजाले में ही हम चारों जो है बराबर 4:30-5 बजे उस ढाबे पे पहुंच गए। हम वहाँ पे राजू और बाबा से मिले, जो कि बहुत ज़्यादा व्यस्त थे उस विधि की तैयारी में, और हम उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ देख रहे थे। फिर भी हमारी जिज्ञासा और हमारा एक्साइटमेंट देखकर बाबा ने कुछ छोटे मोटे काम हमें दिए थे। उसमें से एक काम ये भी था कि कुछ स्कॉच विस्की की बोतलें थी, बहुत महंगी वाली बट खाली थी, उसमें विस्की के रंग का पानी भरने का काम हमें दिया गया था। हम वो काम कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि इस चीज़ का क्या उपयोग होने वाला है आगे जाके, बट फिर भी हम वो काम खुशी खुशी कर रहे थे। वो काम होने के बाद हम बाबा के आसपास ही भटक रहे थे, और आसपास भटकते भटकते बाबा जो है एक हॉल के अंदर जाते, और हम भी उस हॉल के अंदर जाने वाले रहते ही हैं। बट बाबा हमें वहाँ पे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो इस हॉल के अंदर आना मत। ये सुन के हम हॉल के बाहर ही रुक जाते हैं। और दोस्तों, हॉल के बारे में मैं कुछ चीज़ बता दूं कि वो हॉल जो है वो एक छोटा सा हॉल है, जो यूजुअली छोटे बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ या फिर फैमिली फंक्शंस जो छोटे तादाद में होते हैं उसके लिए रेंट पे दिया जाता था। और उस हॉल को 4 विंडोज़ है और 2 दरवाजे हैं। 2 विंडो और 1 दरवाज़ा जो है हॉल के फ्रंट साइड पे है, और 2 खिड़की और बाकी का 1 दरवाज़ा जो है हॉल के बैक साइड पे है। और हम चारों जो है विंडो के यहाँ पे चले गए, विंडो के यहाँ से झांकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि बाबा जी अंदर क्या कर रहे हैं, अंदर क्या क्रिया हो रही है। बट वो भी हम देख नहीं पाए, क्योंकि विंडो अंदर से बंद थी और काले पर्दे लगे हुए थे। हम बाबा का इंतज़ार वही उस विंडो के यहाँ पे कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बाबा जो है हॉल से बाहर आते हैं, और हम जिस विंडो के यहाँ पे खड़े उस विंडो के यहाँ पे आके उस विंडो के ग्रिल पे कुछ काले धागे बांधते हैं। काले धागे बांधते वक्त कुछ मंत्र उच्चार कर रहे थे बाबा, और फूक रहे थे उस पर। पहले विंडो होने के बाद सेकंड विंडो के यहाँ पे गए, वहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ रिपीट की। उसके बाद हॉल के जस्ट राइट साइड में एक छोटी सी लेन है जो बैकयार्ड की तरफ जाती है, इतनी छोटी कि एक ही जन आ जा सकता है। उस लेन के थ्रू वो बैकयार्ड की तरफ गए, क्योंकि वहाँ पे भी 2 विंडोज़ है और 1 दरवाज़ा है। तो हम भी बाबा के पीछे पीछे जा रहे थे। दोस्तों, बैकयार्ड के बारे में एक स्पेशलिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैकयार्ड ऐसी एक जगह है जो खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद भी एक ब्लाइंड स्पॉट है पूरे ढाबे के लिए। इसका मतलब ये है कि पूरे ढाबे से अगर आप बैकयार्ड की तरफ देखने की कोशिश करते हो तो एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ से आप बैकयार्ड की तरफ देख सकते हो, या एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ से आपको बैकयार्ड देख सकता है। मतलब ही वो बैकयार्ड जो है एक ब्लाइंड स्पॉट है, और वो हॉल के
पीछे है। और बैकयार्ड के यहाँ यूजुअली कचरा बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत सारी झाड़ियाँ रहती थी, बट हम जब वहाँ पे पहुँचे तो पूरा कचरा और सब झाड़ियाँ जो है क्लियर आउट किया था वेटर लोग ने मिलके, और बहुत सारे टेबल सजाए थे और एक राउंड टेबल में बहुत सारे चेयर्स वहाँ पे लगाए थे। और हमें समझ गया कि जो भी क्रिया होने वाली है वो इस बैकयार्ड में और इस हॉल में ही होने वाली है। और ये समझ के साथ हम हमारी टेबल पे जाके बैठ गए और हमारी बोतलें खुली। 8 बज रहे थे शाम के। थोड़ी देर के बाद बाबा भी हमारे साथ आके बैठे और बाबा ने भी अपना पेग बनाया और फिर हम बातें कर रहे थे। बाबा इतनी बात नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पे गंभीरता झलक रही थी। और बाद में हम देख रहे थे आसपास कि इतनी भीड़ उमड़ आई थी, इतने लोग आना शुरू हो गए थे कि पार्किंग लॉट में कार पार्क करने तक की जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग वेटिंग एरिया में खड़े थे और एक टेबल या फिर एक चेयर भी बाकी नहीं थी जो ऑक्यूपाइड नहीं थी। इतना ढाबा खचाखच भर गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे थी। और हमारे जहन में अभी एक ही सवाल दौड़ रहा था कि इतने सारे भीड़ में हम उस शख्स को कैसे ढूंढ पाएंगे जिसके अंदर वो शैतानी प्यासी आत्मा है जो अपनी शराब की प्यास मिटाने की कोशिश कर रही। और यही सवाल हम बाबा जी को भी पूछते हैं, बट बाबा जी बहुत गंभीर बैठे रहते हैं और एक ही स्टेटमेंट में सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो। ये जवाब सुन के हम चुप बैठते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा जी अपने जगह से उठते और टहलने निकल जाते। लोगों के बीच टहल रहे थे। हमें पता लग जाता है कि बाबा जी ऑब्वियसली उस इंसान की खोज में टहल रहे जिस इंसान के अंदर वो प्यासी आत्मा है। बट बाबा जी का एक चीज़ बहुत वियर्ड लग रहा था कि वो जो है कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन में देख रहे थे या कुछ तो स्क्रॉल कर रहे थे, जैसे कि इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते वैसा कुछ कर रहे थे और आसपास बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। तो हम यही सोच रहे थे तो समझ में कैसे आएगा कि किसके अंदर वो आत्मा है और किसके अंदर नहीं। बाबा थोड़ी देर के बाद फिर से आके बैठते। हम पूछते हैं बाबा को कि कुछ मिला। बाबा जी कहते हैं कि नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद बाबा जो है वापस उठते हैं। इस बार बाबा के साथ मैं भी उठता हूँ। बाबा मुझे थोड़ा जज करते, जजमेंटल लुक देते। मैं मासूमियत से पूछता बाबा जी इस टाइम मैं भी आऊँ। बाबा जी हंसते हुए कहते हैं हाँ ठीक है, और बाबा जी आगे निकल जाते हैं। मैं पीछे पीछे निकल जाता हूँ, बाबा जी की तरफ देखता हूँ। बाबा जी फिर अपना फ़ोन लेके कुछ तो स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ ऐप वगैरह तो नहीं है जहाँ से अपने को दुष्ट आत्मा कहाँ पे उसका लोकेशन मिल जाता है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी का कुछ भरोसा नहीं है। बट मैंने जब देखा बाबा जी के फ़ोन में तो नहीं, वो इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहे थे नॉर्मली। और फिर मैंने भी मेरा फ़ोन निकाला और मैं भी वही चीज़ करने गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से ये चीज़ ऑब्वियस हो कि हम दोनों किसी चीज़ पे नज़र रखने के लिए टहल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बाबा जी आगे चल रहे थे, मैं भी पीछे चल रहा था। जैसे बाबा जी कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद फिर से मैं फ़ोन में झांका होंगे, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे ही ये रील स्क्रॉल कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी और मैंने देखा बाबा जी का जो फ़ोन कवर था उससे लटक के एक कीचेन था जो कि बहुत ही सुंदर था। एक चांदी जैसी चैन थी बड़ी वाली और नीचे एक चमकदार गोला लटका था, ऐसे इस तरह का कुछ तो। और वो चीज़ ऐसा पेंडुलम जैसे लटक रही थी, वो पेंडुलम जैसे लटक रही थी। बाबा चल रहे थे, वो चीज़ लटक रही है और मैं उसको देख रहा हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगी वो चीज़। बाबा को पूछता भी हूँ मैं कि बाबा ये किचन कहाँ से लिया आपने, मुझे भी ऐसा चाहिए। तो हंसते हुए बाबा ये कहते कि ये खरीदा नहीं है, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। और फिर ये कहते हुए बाबा आगे चले गए। फिर से मैं वो किचन की तरफ देखने लग गया। वो बाबा चल रहे और किचन ऐसे ही स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है। और अचानक स्विंग करते करते वो किचन जो है स्ट्रेट हो गया। मैं टेंशन में आ गया कि ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो, एकदम स्ट्रेट। जैसे वो स्ट्रेट होता है बाबा जी उधर ही रुक जाते। बाबा जी रुकने के बाद जो है फ़ोन को विगरसली हिलाते। अभी फ़ोन को इतना विगरसली हिलाने के बाद ऑब्वियसली ये स्विंग होना चाहिए, बट ये जो है ये ऐसे ऐसे हिल रहा है। जैसे बाबा जी ये देखते तब जाके कहीं बाबा जी की नज़र उस फ़ोन से ऊपर उठती है और वो आसपास देखने लग जाते हैं। तभी मुझे समझ में आता है, मैंने तभी अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कोई मामूली किचन या मामूली चीज़ नहीं है। ये एक ऐसे तंत्र मंत्र विद्या की चीज़ है, एक अद्भुत चीज़ है जिससे आसपास की दुष्ट आत्माओं का पता लगाया जा सकता है। और ये मेरा अंदाज़ा सही निकला जब मैंने बाबा से बाद में कंफर्म किया। तब बाबा और मैं आसपास देखने लग गए। हमारे आसपास 4 टेबल मौजूद थे। 4 टेबल में से एक टेबल पे एक अकेला अंकल बैठा था जो बहुत ही गुमसुम था, बहुत ही सीरियस था और अपना पैग लगा रहा था जैसे उसको सिर्फ अपने दारू से मतलब है। उस अंकल को देख रहे थे, बट थोड़ी देर के बाद बाबा ने अपनी नज़र वहाँ से हटा ली और खुद को यही कह रहे थे ये नहीं है। और फिर बाद में मैंने भी वहाँ से नज़र हटा ली।
वहाँ से नज़र हटाने के बाद हमारी जो नज़र है वो दूसरे टेबल पे गई। वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट का एक ग्रुप बैठा था। बहुत ज़्यादा मस्ती चालू थी उस ग्रुप में, बहुत ज़्यादा गाली गलौज चालू थी, एक दूसरे को लड़कियों के नाम से चिढ़ाना चालू था। और इतने ज़्यादा मस्ती भरे माहौल में वहाँ पे एक बंदा बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर रीति से बैठा था। मानो ऐसा बैठा था जैसे उसके आसपास उसके दोस्त हो ही नहीं, अकेला बैठा है ऐसा बैठा था और अपनी शराब पी रहा था और उसको अपनी शराब से ही मतलब थी। और हमारा यही शक था कि उसी इंसान के अंदर, उसी बंदे के अंदर वो शैतानी प्यासी आत्मा है जो शराब पी रही। मैं और बाबा आपस में बात कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियस नहीं करना था कि हम नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद वो बंदे का जो है पैक ख़त्म हो जाता है और फिर बाद में वो दूसरा पैक बनाता है खुद के लिए। दूसरा पैक बनाता है तो दोस्तों उस बंदे ने फिर से 90 का पैक बनाया है और उसके दोस्त लोग उसको पूछ भी रहे कि क्या हो गया भाई, इतना बड़ा पैक क्यों बना रहा है। ये सब देखने के बाद हमारा शक यकीन में बदल जाता है कि यही वो बंदा है जिसके अंदर वो प्यासी आत्मा है। तो भी कंफर्म करने के लिए बाबा जी जो है पीछे से घूम कर जाते और उस इंसान के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद वो जो अपना फ़ोन है वो अपसाइड डाउन कर देते हैं। अपसाइड डाउन करने के बाद वो जो चीज़ थी लटकी हुई वो इतनी स्टिफ हो जाती है कि वो फ़ोन के साथ ऐसे ऊपर आ जाती। बाबा को समझ जाता है और फट से बाबा मुझे देखकर हंसता है और इशारा करता है, यही है। जैसे बाबा ने मुझे ये इशारा किया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर बाद में मैं और बाबा हमारी टेबल की तरफ फिर से चल के जा रहे थे। बाबा ने मुझे कहा भी कि ये आत्मा पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। और बाद में हम सब लोगों को टेबल के यहाँ पे जाके हमारे दोस्तों को बताते हैं, राजू को भी बताते हैं। अब सिर्फ सवाल ये था कि उस अकेले इंसान को उस हॉल तक लाए कैसे। और फिर राजू टेबल की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। राजू हमसे कहता है कि एक काम करो, तुम जाओ बैकयार्ड के यहाँ पे जाके बैठो। और हम जा ही रहे रहते हैं, उतने में राजू मुझे रोक लेता है और उसके साथ आने के लिए कहता है। मेरे बाकी के दोस्त और बाबा जो है बैकयार्ड के इधर चले गए, वहाँ पे जाके बैठ गए और मैं और राजू जो है हम कॉलेज स्टूडेंट्स के उन ग्रुप के यहाँ पे चल के जा रहे हैं। और दोस्तों उस ग्रुप के बारे में मैं बता दूं कि इस ग्रुप में एक इंसान है, एक बंदा है जिसका नाम है रिंकू। बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बंदा है, बहुत ही ज़्यादा वानबी है, बहुत खुद की पटेली करते रहता है और खुद की बड़ाई करते रहता है कि मैं इसको पहचानता है, वो मेरे को पहचानता है। बट लोग उसको पीठ पीछे सिर्फ गालियाँ ही देते रहते हैं। ऐसा एक बंदा, इरिटेटिंग बंदा उस ग्रुप में है। और हम जब उस ग्रुप की तरफ पहुंचते हैं तो राजू रिंकू से बात करता है और बहुत इज्जत देता है रिंकू को। अरे रिंकू भाई कैसे हो, इधर आते हो, पहचान भी नहीं दिखाते, और क्या यहाँ पे बैठे, उधर प्राइवेट पार्टी चल रही है, वहाँ पे आके बैठो, आपके दोस्त लोग को भी लेके आओ चलो। ये सुन के रिंकू का कॉलर एकदम टाइट हो गया। रिंकू दोस्तों के सामने उसकी बॉडी में एक अलग ही अकड़ आ गया और उसका ईगो जो है वो पूरे 7वें आसमान को पार कर दिया था। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके दोस्त लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अनलिमिटेड दारू है। उससे ज़्यादा खुश रिंकू हो गया कि मुझे इतनी इज्जत मिली, शायद ही उसको इतनी इज्जत कभी मिली होगी। और सबसे ज़्यादा वो इंसान खुश हुआ था जिसके शरीर में वो शैतानी प्यासी आत्मा थी जो दारू की प्यास बुझाना चाहती थी, बट उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। और जब उसने ये सुना कि उस बैकयार्ड में जितनी चाहिए उतनी दारू है तो वो सबसे ज़्यादा खुश हो गई। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक टांग पे पूरा का पूरा ग्रुप जो है उस बैकयार्ड की तरफ पहुंच गया। और फिर हम सब साथ में बैठे थे। रिंकू का ग्रुप यहाँ पे था। वो इंसान बिल्कुल मेरे सामने बैठा था जिस इंसान के आंग में उस शैतानी प्यासी आत्मा ने डेरा जमाया था। उस इंसान के लेफ्ट साइड में बाबा बैठे थे और राजू बैठा था और मेरे दोस्त लोग बैठे थे। ऐसे राउंड टेबल पे हम लोग सब लोग एक साथ बैठे थे, दारू पी रहे, थोड़ा बहुत म्यूजिक चालू है, हंसी मजाक हो रहा है। बट वो जो बंदा है वो एकदम सीरियसली बैठा है, उसको सिर्फ अपने दारू से मतलब है। और दोस्तों एक बात बता दूं, वो शख्स जिसके अंदर वो शैतानी आत्मा थी, उस शख्स का असली नाम था हरीश। लोग उसको हरिया बुलाते थे। और वो हरीश जो है वो पैग मार रहा है और बाबा जो है उसको पैग बना के दे रहे और हरीश अपना पैग मार रहा है। 3-4 पैग जो है बाबा ही बना के दे रहे थे। और 5वें पैग के टाइम बाबा ने उसका पैग भरा और पैग उसकी तरफ ढकला। वो पीने ही जा रहा था, उतने में बाबा उसको एक प्रश्न पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है। बट वो जो बंदा है वो बाबा को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका ध्यान सिर्फ अपनी दारू पे है। वो ग्लास उठाता है और पैग पीता है और ग्लास रखता है। बाबा फिर से पूछते तुम्हारा नाम क्या है, उसका ध्यान तभी भी नहीं था। वो दूसरा सिप लेने जाता है, उतने में बाबा जो है वो पैग जो है वो पकड़ता है और साइड में कर देता है। उसकी आंखें वो पैग की तरफ ही है और बाबा फिर से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, और तभी वो बताता है हरीश। जैसा बाबा ये सुनता है फिर से बाबा पैग देता है उसको, वो पैग पीता है, सिप लेता है और फिर से बाबा जो है पैग उससे दूर कर लेता है। ऐसे बाबा कम से कम 10-12 बार करते हैं, फिर भी वो खुद का नाम हरीश ही बताता है। फिर बाबा का पेशेंस लेवल पार हो जाता है। बाबा खड़े हो जाते हैं और चिल्ला के पूछते सच बता तेरा नाम क्या है। जैसे ये बाबा पूछते हैं
वो बंदा उधर से बोलता है हरीश। बाबा स्कॉच की बोतल उठाता है और उधर साइड में पत्थर है वहाँ पे फोड़ता है, दूसरी बोतल उठाता है स्कॉच की, फिर से वो पत्थर पे फोड़ता है। और ये देखकर हरीश के अंदर जो शैतानी आत्मा है वो बहुत ज़्यादा मचलती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है। और फिर से बाबा जी जब भी उसको प्रश्न पूछते सच में बता तेरा असली नाम क्या है, तब वो आत्मा हरीश के शरीर के द्वारा बाबा जी को अपना असली नाम बताती है, चिल्ला के बताती है और वो कहती है प्रहलाद, प्रहलाद है मेरा नाम। और उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ थी, बहुत विचित्र आवाज़ थी, इंसानी आवाज़ नहीं लग रही थी। बट हमें प्रॉपरली समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता है कि प्रहलाद है मेरा नाम, उसका नाम प्रहलाद था। बट बाबा जी जो है उसको और उकसाने के लिए तीसरी बोतल भी लेते हैं, सच बता तेरा नाम प्रहलाद ही है क्या, और तीसरी बोतल फोड़ देते हैं। उतने में प्रहलाद जो है अपने जगह से उठ जाता है गुस्से में और बाबा जी का कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि प्रहलाद है मेरा नाम, दारू की बोतल क्यों फोड़ रहे हो, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए। ये रिपीट कर रहा था। हरीश के जो दोस्त थे, मतलब रिंकू का ग्रुप, ये सब देखता है, वो हैरान हो जाता है, डर जाता है। उतने में राजू उनसे कहता है कि तेरे दोस्त के अंदर एक शैतानी आत्मा है और वो इंसान जो उसके बगल में खड़ा है वो एक बाबा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, तुम अपने जगह से बिल्कुल मत हिलना वरना तुम्हारे आंग में भी वो आत्मा आ सकती है। ऐसा झूठ बोलकर राजू ने उसके दोस्त को वही जबरदस्ती बिठाए रखा। वो बेचारे डर के मारे वहीं पे बैठे रहे और हम देख ही रहे थे। और वो शैतानी आत्मा रिपीट करते ही जा रही थी, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए। वो बाबा आखिर में उस शैतानी आत्मा को कमांड करता है चुप। जैसे वो कमांड करता है वो चुप हो जाता है और हॉल की तरफ उंगली दिखा के बाबा कहता है कि उस हॉल में, उस रूम में तूने लाइफ में, पूरे ज़िंदगी में जितनी दारू सोची भी नहीं रहेगी उतनी दारू उस रूम में। देखते आज तू कितना पी सकता है, जितना पीने का है पी, सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, हर सवाल का जवाब तुझे देना ही होगा। जैसे ही ये चीज़ सुनता है वो प्रहलाद, वो भागा दौड़ा चले जाता है उस हॉल के डोर के यहाँ पे और वहाँ पे बैंग करने लगता है और वही चीज़ रिपीट करने लगता है, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए, मुझे और दारू चाहिए। पीछे से बाबा आता है, डोर का ताला खोलता है, डोर खोलता है, जैसे डोर खोलता है वो फट से अंदर भागता है प्रहलाद, और बाबा भी अंदर जाते हैं और अंदर से कड़ी लगाते हैं। अंदर जाने के बाद हम जो है हमारे चेयर से उठ के पिछले वाली जो खिड़की है वहाँ से झांकने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली नहीं दिख पा रहा था कुछ और सारे काले पर्दे लगे थे और हम सिर्फ सुनने का काम कर रहे थे, बट कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हम बहुत टाइम तक रुके, 10-15 मिनट रुके, बट कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद कुछ प्रश्नों की आवाज़ आई बाबा के मुंह से और हम सुन रहे थे, बाबा कुछ प्रश्नों से पूछ रहे थे, कुछ प्रश्नों का जवाब वो दे रहा था, कुछ प्रश्नों का जवाब वो देने से इनकार कर रहा था। फिर थोड़ा बाबा और उसके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ऐसे थोड़े बहुत आवाज़ आ रहे थे और आर्ग्यूमेंट हीटअप हो गया। और थोड़ी देर के बाद जो प्रहलाद का आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा विचित्र हो गया, इतना विचित्र हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसानी गले से ऐसी आवाज़ निकल सकती है। बाबा प्रश्न पूछ रहे थे, बाबा उसको चिल्ला भी रहे थे और चिल्लाते चिल्लाते बाबा का भी आवाज़ चेंज हो गया। हम सब बाहर देख ही रहे, हम इतने टाइम से बाहर खड़े और हम उधर खड़े रह के पैक पी रहे अपना, हम सब बाहर है देख रहे, आवाज़ आ रहा है, विचित्र विचित्र आवाज़ आ रही है। अभी तो समझ भी नहीं आ रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे, क्या गाली गलौज चालू है या क्या झगड़ा चालू है, बट बहुत विचित्र आवाज़ अंदर से आ रहे हैं और हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि अंदर क्या चालू था, क्योंकि बाबा से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी, जो कि हमें बाद में पता चला कि वो जो आवाज़ थी वो उनके गले की नहीं थी, उनके आत्मा की थी, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में भी सुनाई देती है। और हम सोच ही रहे थे कि ये आवाज़ कब ख़त्म हो जाएगी, हमारा पैक ख़त्म हो जाता है, हमारे दारू भी ख़त्म हो जाती, तभी भी ये आवाज़ ख़त्म नहीं होती। लगभग 2.5-3 घंटे से वो रूम के अंदर इतनी आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर के बाद अचानक वो आवाज़ बंद हो जाती है। बंद होने के बाद पूरा सन्नाटा था, हम भी बाहर एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद अंदर से कड़ी खुलने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से बाबा बाहर निकलते हैं। बाबा जब ये बाहर निकलते हैं, बाबा इतने थके हुए और ऐसे दिख रहे जैसे कि आधी जान उनमें से किसी ने चूस ली हो, लिटरली। उनकी पपनियाँ काँप रही थी, पूरा डार्क सर्कल्स आ गया था, थोड़ी झुर्रियाँ आ गई थी, शर्ट के 2-3 बटन्स खुले थे, बहुत पसीना आ गया था और कॉलर के इधर से ऐसे वाफ थोड़ी थोड़ी आ रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अंदर हुआ क्या है। बाबा इतने थके हुए थे, इतने एग्जॉस्टेड थे कि चल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए एक हाथ से राजू के कंधे को पकड़ा था उन्होंने और दूसरे हाथ से अक्षय के कंधे को पकड़ा था। उनके कंधे को पकड़ पकड़ के वो बाहर आए चल के और थके हुए थे और राजू के आंखों में आस थी और राजू बाबा की तरफ देख रहा था एक कंफर्मेशन के लिए कि जिस विधि के लिए हमने इतनी सारी तैयारी की थी वो विधि संपन्न हुई कि नहीं।
बाबा को ये चीज़ पता चलती कि राजू आस में देख रहा है, बट बाबा उसको देख के एक चीज़ कहते हैं कि कोई माई का लाल भी इसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। ये सुन के हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राजू बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है। फिर भी राजू की आंखें बाबा जी के चेहरे के यहाँ पे ही टिकी है, आस में कि कुछ तो सोल्यूशन होगा। उसके बाद में बाबा जी ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और बाबा जी ने कहा कि दोस्तों, बाबा जी ने राजू को उस वक्त क्या सोल्यूशन दिया ये बताने से पहले मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने उस कॉर्नर टेबल पे उस रात को क्या देखा था ऐसा, वो मैं आपको आज रिवील करूँगा, जिस चीज़ के बारे में मैं फर्स्ट पार्ट से कहता आ रहा हूँ। दोस्तों, वो जो कॉर्नर का टेबल था वो बहुत अंधेरे में था, बहुत कोने में था, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था वो टेबल में और बाकियों के टेबल में, और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था वो टेबल पे बहुत सारा खाना रखा था, बहुत सारी दारू की बोतल वहाँ पे रखी थी, और एक इंसान उस टेबल पे बैठा था जो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा था और खाना खा रहा था। वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत नॉर्मल लग सकता है ये दृश्य, बट एक चीज़ जब भी आप नोटिस करते हो तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगेगी। जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि वो इंसान के पैर में जंजीर लगे हुए थे। दोस्तों, उस बाबा ने राजू को यही सोल्यूशन दिया कि इस आत्मा को हम यहाँ से भगा तो नहीं सकते, इस आत्मा को हमें कुछ भी करके पालना ही होगा। तब से लेकर अभी तक हर रोज़ राजू के 10 खास वेटर में से एक वेटर वहाँ पे जाके बैठता है, खुद के पैरों पे जंजीरें लगाता है, बाकी के वेटर वहाँ पे आके उसको खाना परोसते और दारू की बोतल रखते हैं उसके सामने। फिर वो शैतानी आत्मा उस वेटर के शरीर में आके पूरी रात दारू पीते रहती है, फिर भी उस शैतानी आत्मा की प्यास नहीं मिटती, और दारू ख़त्म होने के बाद वैसे ही वो वेटर सुबह तक तड़पता रहता है। और ये चीज़ करने के लिए राजू जो है हर एक वेटर को उस दिन का एक एक्स्ट्रा पैसा भी देता है। आप सोचते रहोगे कि यार ये तो नुकसान वाला काम हो गया, इतनी सारी दारू और इतने सारे खाना एक वेटर के लिए और बाद में उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दो रोज़, वो भी, ये तो नुकसान वाला काम हो गया। बट दोस्तों, एक अजीब चीज़ ये थी कि जब से राजू ने ये रिचुअल शुरू की है तब से उस ढाबे की बरकत हुई है। उस ढाबे की ही नहीं बल्कि राजू के घर की और घर वालों की भी बरकत हुई है। अभी ये कैसे, ये कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कुछ कारण है वो हमें पता नहीं। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो आत्मा है वो ढाबे को प्रोटेक्ट कर रही है अभी, और बीच में वो जो प्रहलाद की जो आत्मा है उसको मिलने के लिए उसके एक्चुअल बीवी और बच्चे भी एक बार आए थे, तभी प्रहलाद बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। उसको कंट्रोल करने के लिए जंजीरें काफ़ी नहीं थी, कम से कम 8-9 वेटर और लगे थे, और उसके बाद उसके बीवी बच्चे उसको मिलने के लिए नहीं आए। बट ये थी दोस्तों एक अजीब और गरीब कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक भी थी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और आई रियली होप कि आपको ये कहानी जिसका नाम था बारहवीं डैम का ढाबा, ये कहानी आपको पसंद आई। और ऐसे वियर्ड और यूनिक और इंटरेस्टिंग कहानी के लिए प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप जल्द से जल्द वो वीडियो देख पाओ। और लाइक भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बारे में एक शॉर्ट में कुछ बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नरेट नहीं करने वाला हूँ, एज अ शॉर्ट फिल्म में डालने वाला हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा वो स्टोरी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।